33 साल पहले कर्नाटक की पॉलिटिक्स में एक फोन कॉल ने पूरे राजनीति का समीकरण बदल दिया था। आज हम उसी फोन कॉल की बात करेंगे जिसने पूरे कर्नाटक की राजनीति में खलबली मचा दी थी। कर्नाटक में इस बार 10 मई को चुनाव हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने इस चुनाव को जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। अब कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो जनता का वोट तय करेगा जब फैसला होगा। लेकिन आज हम जो किस्सा आपको बताने जा रहे हैं उसका सीधा ताल्लुक कर्नाटक और वहां की राजनीति से जुड़ा हुआ है। हालांकि बात थोड़ी पुरानी है, लेकिन उस एक घटना ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक सबक भी दे गया और एक सबब भी। करीब 33 साल पहले की घटना है, एक फोन कॉल की। जी हां, एक फोन कॉल हुआ और फिर मुख्यमंत्री तो बदला ही, उस फोन कॉल ने कर्नाटक की राजनीति का एक नया दौर शुरू कर दिया। एक फोन कॉल से एक नेता की तकदीर तो बदल ही गई और साथ ही बदल गई पूरी पार्टी। उस पार्टी का दांव, उस पार्टी पर दांव लग गया सिर्फ एक फोन कॉल की वजह से। आप कहेंगे ऐसा भला होता है? कहां होता है? लेकिन हम कहेंगे ऐसा होता है और ऐसा हुआ भी। क्या था वो फोन कॉल और किसने किया था फोन और किसको किया था फोन, और उस फोन कॉल से किसकी राजनीति का हुआ था द एंड? क्या था उस फोन कॉल की कहानी? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश श्रीवास्तव हुआ। बात 1990 की है। उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कर्नाटक में वीरेंद्र पाटिल मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस की सरकार थी वहां। यह किस्सा है 3 अक्टूबर 1990 का। कर्नाटक के दावणगेरे में हिंदुओं की एक शोभा यात्रा निकली थी और उसके निकाले जाने के बाद इलाके में दंगे भड़क गए। आरोप यह लगा कि शोभा यात्रा के दौरान एक मुस्लिम लड़के को हिंदू लड़के ने छेड़ दिया। इसके बाद दोनों समुदायों के बीच तलवारें खिंच गई थी और अचानक से शांत कर्नाटक हिंसा की आग में जल उठा। जिस वक्त ये दंगे हुए उससे कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल को हार्ट अटैक आया था। वो अस्वस्थ थे और डॉक्टरों की सलाह के बाद बेड रेस्ट पर थे। इधर राज्य में दंगा भड़क गया था। जैसे ही ये खबर राजीव गांधी को लगी, इस घटना के बारे में पता चला, तो वो डैमेज कंट्रोल करने के मकसद से बेंगलुरु पहुंच गए। लेकिन हिंसा और अशांति इस कदर फैल गई थी कि पुलिस और प्रशासन भी कुछ कमजोर नजर आ रहा था। राजीव गांधी को दावणगेरे की खबर लगातार मिल रही थी। ऐसे में बेहद शांत स्वभाव वाले राजीव गांधी इन खबरों से अपना आपा खो बैठे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बीमार हैं, बेड रेस्ट पर हैं। राजीव गांधी ने सीधे एयरपोर्ट पर उतरे और वहीं से फोन मिला दिया। और वो फोन किया मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल को और कहा कि आप तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दीजिए। कहा यह जाता है कि राजीव गांधी का चंद मिनटों में लिया गया यह फैसला आज तक कर्नाटक में कांग्रेस के गले की फांस पड़ा। राजीव गांधी के कहने पर पाटिल ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में और कर्नाटक के चौक चौराहों से लेकर हर जगह इस बात को फैलने में देर नहीं लगी कि मुख्यमंत्री को हटाने के पीछे एक फोन कॉल था। हालांकि कांग्रेस तर्क देती रही है कि वीरेंद्र के खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्हें आराम देने के लिए ही पद से हटाया गया था, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि बीमार होने के बावजूद राजीव गांधी उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा और सीधे एयरपोर्ट से ही पाटिल को हटाने का फैसला कर लिया था। जिसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस का गणित ऐसा बिगड़ा
कि संभाले नहीं संभल रहा है। वजह यह है कि वीरेंद्र पाटिल लिंगायत समुदाय के बड़े नेता थे, लिंगायत समुदाय से आते थे और इस समुदाय की करीब 17% आबादी कर्नाटक में है और कर्नाटक के पॉलिटिक्स में डोमिनेट करती है। विपक्षी दलों ने इसका फायदा उठाया और पाटिल से मुख्यमंत्री पद छीने जाने को लेकर समुदाय का अपमान बताया और उसे खूब प्रचारित किया। इसी का खामियाजा कांग्रेस को 1994 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। 1994 से 5 साल पहले यानी 1989 में वीरेंद्र पाटिल की अगुवाई में कांग्रेस ने 178 सीटें जीती थी, लेकिन जैसे ही वे पद से हटे कांग्रेस 1994 में 178 से गिरकर सीधे 34 सीटों पर पहुंच गई थी, जबकि बीजेपी की 4 से 40 सीट तक पहुंच गई। लिंगायतों ने तब बीजेपी का साथ दिया था और तभी से लिंगायतों के बीच बीजेपी कुंडली जमाए बैठी है। इससे पहले तक लिंगायत कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करता था। इस घटना के बाद कर्नाटक में धीरे धीरे कांग्रेस का प्रभाव घटता चला गया और जनता परिवार का दबदबा बढ़ता चला गया। 1994 में 4 से 40 सीट तक पहुंचने वाली बीजेपी 1999 के विधानसभा चुनाव में 44 सीटें जीती, फिर 2004 में 79 और 2008 में 110 सीटों पर पहुंच गई और पहली बार अपने बलबूते बीजेपी ने कर्नाटक में सरकार बना। हालांकि इससे पहले 7 दिनों के लिए बीएस येदियुरप्पा नवंबर 2007 में मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन जेडीएस के साथ गठबंधन टूटने से उनकी सरकार चली गई थी। 2013 में कांग्रेस ने फिर जोर लगाया और 122 सीटें जीती। इस बार बीजेपी को 2008 के मुकाबले 70 सीटों का नुकसान हुआ, उसे सिर्फ 40 सीटें मिली। सिद्धारमैया राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 साल बाद 2018 में बीजेपी ने फिर 64 सीटें ज्यादा जीतकर कुल 104 सीटों पर कब्जा कर लिया। हालांकि 225 सदस्यों वाली कर्नाटक असेंबली में किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिलने पर 80 विधायकों वाली कांग्रेस ने 37 विधायकों वाली जेडीएस की नेता एचडी कुमारस्वामी को गठबंधन का मुख्यमंत्री बनवा दिया। बाद में बीजेपी ने 14 महीने पुरानी सरकार, मतलब मात्र 14 महीने की सरकार उछल पाई और सरकार को सियासी खेल में गिरा दिया और येदियुरप्पा चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनाए। हालांकि यहां भी खेल हो गया। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच जुलाई 2021 में उनकी जगह बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये है वो किस्सा जिसमें एक फोन कॉल से पूरे कर्नाटक प्रदेश की राजनीति का समीकरण ही बदल गया। कैसा लगा ये किस्सा कहानी का एपिसोड? और कर्नाटक की पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा? हमें कमेंट करें और फीडबैक दें। नमस्कार।